नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है एनसीएफ 2005। क्या है एनसीएफ 2005? कितने नंबर का वेटेज है आपके एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में? यह कितने नंबर की आती है? दोस्तों, इस पूरा का पूरा एनसीएफ 2005 के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। दोस्तों, 10 से लेकर के 20 नंबर तक का सिंगल टॉपिक एनसीएफ 2005, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो और चाहे आपका ईवीएस हो, इन सारे सब्जेक्ट विषयों को मिलाकर के एनसीएफ 2005 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर के 2020 तक सभी एग्जाम में पूछा गया है। कम से कम 10 नंबर का इस टॉपिक से आएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों 20 नंबर का सिंगल इस टॉपिक से मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में। यदि मैं इसी का हिंदी रूपांतरण करूं तो इसका हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसका हिंदी में रूपांतरण है। वहीं जो इसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल जी। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर यशपाल है और निदेशक की मैं बात करूं दोस्तों, अंतर है। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल और निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी निदेशक थे इसके, यानी निर्देशन का कार्य किया था कृष्ण जी ने और यशपाल जी ने अध्यक्ष का कार्य किया था। दोस्तों, इसके 5 मूलभूत सिद्धांत हैं एनसीएफ के। वह क्या क्या है एनसीएफ के मूल सिद्धांत? एनसीएफ दोस्तों ऐसे समझो, एनसीएफ ने बालकों को ध्यान में रख करके बालकों को बाहरी जीवन से, बालकों को रटन प्रणाली से मुक्त, बालकों के चहुमुखी विकास और उसकी उनकी शिक्षा व्यवस्था को लचीला और प्रजातंत्री बनाने के लिए बात की है। मैं एक बार एक सेंटेंस बोलूंगा, आप इसको याद कर लो। इससे बाहर दोस्तों पूरा एनसीएफ समाप्त हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बालक को विद्यालय बाहरी जीवन से, रटन प्रणाली मुक्त से, चौमुखी विकास से, लचीलापन और अंतरदर्शीय प्रजातंत्री राज्य व्यवस्था में लाने का कार्य करता है। अब एक एक 5 मार्गदर्शक सिद्धांत को समझते हैं। दोस्तों, एनसीएफ 2005 क्या कहता है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो बालक का ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। उदाहरण से समझो, जैसे कि हमने उसको सिखाया कि एक एक जो पेन है उसकी कीमत 5 रुपए है। 1 दर्जन पेन लेना हो तो उसकी कीमत कितनी होगी? जब वो मार्केट जाएगा तो वो ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ के बताना है कि जब आपके पापा आपके लिए पेन लाए थे तो वो कितने का लाए थे। यानी कि कोरिलेट करके चीजें पढ़ाना ताकि बच्चा इंटर कोरिलेट कर सके, चीजों को समझ सके और आसान उसको रटना ना पड़े, चीजें आसान हो जाए। अब भाई जब बात बच्चा कोरिलेट करके सीखेगा तो रटन प्रणाली से बच्चा मुक्त हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि बच्चा रटन प्रणाली से बच्चा मुक्त हो गया। अब बात आई तीसरी, जब भाई एक बात बताओ, बाहरी जीवन से उसने सीखा, जब भाई सीखेगा तो रटन प्रणाली से मुक्त। अब उसके बाद क्या हो गया, जब 2 काम सीख लेगा तो बालक का क्या हो जाएगा? चौमुखी विकास मुहैया हो जाएगा, उसके लिए चौमुखी विकास मुहैया करा दिया जाएगा। अब बात आई दोस्तों परीक्षा, इस तरीके से लिखा, टाइपिंग इधर है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। ऐसा नहीं कि ग्रेडिंग दे दिया, टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, नहीं। इसको क्या करना है? आपको लचीला बनाना है परीक्षा को। ग्रेडिंग सिस्टम से भी अच्छा कुछ हम इनोवेटिव कर सकते हैं तो वो करें। यानी कि परीक्षा को लचीला बनाना ताकि बच्चों से परीक्षा का भय कम हो सके, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का भय समाप्त हो सके। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। जो कक्षाएं क्लास है उसको एक्टिविटीज से जोड़ करके उसको व्यवहार के साथ सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति को अपनाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो टॉपिक अलग है सतत और व्यापक मूल्यांकन। मैं इसी में समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर का सतत और व्यापक मूल्यांकन भी आ जाता है। सतत मूल्यांकन दोस्तों ऐसे समझो, सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों मूल्यांकन एक ही जैसे होते हैं। सतत मूल्यांकन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और व्यापक मूल्यांकन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंतर ये समझो कि बालक, किसी भी बालक में 3 पक्ष
हम मूल्यांकन करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यदि तीनों पक्षों का मूल्यांकन कर रहे हो तो वो व्यापक मूल्यांकन, यदि एक पक्ष का मूल्यांकन कर रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे सतत मूल्यांकन कहेंगे। जब बालक गतिविधियों से जुड़ जाएगा, व्यवस्था उसकी अच्छी हो जाएगी, चहुमुखी विकास भी हो जाएगा, रटन प्रणाली से मुक्त हो जाएगा, विद्यालय बाहरी जीवन से जब जोड़ा जाएगा तो उस टाइम माहौल कैसा होगा क्लास का, प्रजातंत्रीय माहौल होगा। प्रजातंत्रीय माहौल समझते हैं? प्रजातंत्रीय माहौल मतलब कि बच्चे को समान अवसर प्रोवाइड कराए जाए, बच्चे को समान अवसर और अध्यापक को बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे की भाषा को समान समाधान देना चाहिए, समान अवसर प्रोवाइड कराने चाहिए। तो ये प्रजातंत्रीय राज व्यवस्था हो गई। अब बात दोस्तों करते हैं कि परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि मोटी किताब की बजाय वास्तविक ज्ञान दिया जाए। यदि बालक को मोटी मोटी किताबों की बजाय उसको वास्तविकता से परिचय रूबरू कराया जाए, परिचित कराया जाए, मातृभाषा को भी बताया था ना, बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में लिया जाए, तो मातृभाषा को महत्व दिया जाए। तो दोस्तों इस तरीके की आपको कहीं पर भी पेपर में दिख जाए, आप समझ जाना एनसीएफ 2005 का है क्वेश्चन, और विवेक सर ने बताया था, लगा देना मोहर, लगा देना ठप्पा, गलत नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते दोस्तों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन के बजाय संस्कृति को सीखना होना चाहिए। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाए क्लास में, उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि इंटरटेनमेंट हो रहा है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाने चाहिए विद्यालय में ताकि बालकों के अपने अपने क्षेत्र में अपनी लोक संस्कृति, अपनी भारत की संस्कृति को वो सीख सकें, वह जान सकें। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। कई बार प्रश्न में आया पेपर में बच्चा पार्टी। नेक्स्ट दोस्तों किस तरीके से प्रश्न और बनेगा, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाए। जो पाठ्यक्रम हो उसको किस तरीके से व्यवहारिक बनाया जा सकता है उस पर जोर दिया जाए दोस्तों। आखिर एक बच्चा है जो रुचि नहीं ले रहा है, उसको हम कैसे सिखा सकते हैं, इस तरीके से व्यवहारिक बना दिया जाए कि बच्चा सीख ही जाए। तो ये आपका पॉइंट आए तो आप समझ जाना कि विवेक सर की स्लाइड में हमने देखा था और ये बिल्कुल सही है। अब बात करें दोस्तों शिक्षण के विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जो शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये पाठ्यक्रम में ये सारे के सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। साथ ही साथ बालक के अनुभव और जिज्ञासाओं को कक्षा में स्थान देना चाहिए, यह भी एनसीएफ 2005 कहता है। दोस्तों अब भी आप लोगों का डाउट कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों यदि आपको एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, मैंने समझाया है, तो दोस्तों जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से दोस्तों मैं सारा का सारा सीटेट का आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। आपको बस इतना करना है, कहीं से किसी का पेड कोर्स नहीं लेने की जरूरत, कुछ नहीं करना। देखो भैया सीटेट क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, उस पर क्लिक करो, हमारे चैनल पर दिख जाएगी आपको, उसको क्लिक करो, पूरा पूरा जितनी वीडियो पढ़ाई है सब पढ़ लो। मैं वादा करता हूं दोस्तों 120 प्लस नंबर आएंगे आपके। अब ये प्लेलिस्ट मिलेगी कहां? सबसे पहले सिंपल तरीका समझो, होम पेज पे जाना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, वहां मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दोस्तों सबसे ऊपर इसका लिंक दिया गया, आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।